Hello, my dear friends. I'm Dr. H. Kiblai. Today, I will deliver the topic of microfinancing agencies in agricultural finance. एग्रीकल्चर फाइनेंस में माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज पढ़ेंगे। माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज पढ़ने से पहले हम फाइनेंसिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। माइक्रो लेवल पे होती हैं और मैक्रो लेवल पे होती है। माइक्रो मतलब लोअर लेवल पे जो प्रोवाइड कराती है, कम मतलब लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाती है। एक हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होती है जो हायर अमाउंट में लोन को प्रोवाइड करवाती है। तो पहले हम एजेंसीज पढ़ लेते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस पढ़ लेते हैं या जहाँ से लोन मिलती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जहाँ से हम लोन लेते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब होता है जो किसी का एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। वो अपने मन चाहे जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, उन पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप होता है। ये जहाँ इनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ये काम करते हैं, वहां से लोन प्रोवाइड कर लोन मिलती है, उसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहते हैं। अब हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात कर लेते हैं। जैसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं बट इनसे हम लोन ले सकते हैं। रिलेटिव्स हैं, इनसे लोन ले सकते हैं पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते। मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, लैंडलॉर्ड है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते पर इनसे हम लोन ले सकते हैं। ये सब स्मॉल लेवल पे आते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस करते हैं, कोई लार्ज लेवल पे ये फाइनेंस नहीं करते हैं। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे ये फाइनेंस के। फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आते हैं माइक्रो और मैक्रो, दोनों हम पढ़ते हैं। माइक्रो सोर्स ऑफ एजेंसी, माइक्रो एजेंसीज और मैक्रो फाइनेंसिंग एजेंसी दोनों हम पढ़ते हैं। अब इनको मैक्रो को इस टॉपिक इस चैप्टर में क्लियर नहीं करेंगे, हम सिर्फ माइक्रो को ही क्लियर करेंगे, मैक्रो को नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर क्योंकि लार्ज हो जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज कौन कौन सी है उनका हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो लोअर लेवल पे या कम लोन प्रोवाइड करवाते हैं, 25 लाख तक की लोन को हम माइक्रो फाइनेंस में कंसिडर करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन आते हैं जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं। जैसे आरआरबी है, लीड बैंक है, कोऑपरेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम पढ़ते हैं, लैम्प्स पढ़ते हैं, एफएसएस पढ़ते हैं। ये सारी हम स्टडी करेंगे आज माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशन में। सबसे पहले आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है ये पढ़ेंगे। ये सभी जो मैंने तैयार किया है ये आप लोगों के जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है। और दूसरा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी टाइप के हो उनमें जो क्वेश्चन आने वाले उसके हिसाब से भी मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर किया है। और एक थ्योरी पेपर होता है आपका फाइनल, उसके हिसाब से भी मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक। इसे ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। कौन सा बैंक कहते हैं? ग्रामीण, जो हर गांव में लगभग ये पाया जाता है ये बैंक। ग्रामीण मरुद्रा बैंक जैसे राजस्थान में होता है, ये सभी रीजनल रूरल बैंक है। मध्य प्रदेश में भी होते हैं ग्रामीण बैंक, जिन्हें हम इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। ये रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है। 2 अक्टूबर 1945 को 75 को स्टार्ट हुआ था। जो आरआरबी है 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुआ था। और आरआरबी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग 5 रूरल बैंक बनाए गए थे इंडिया के अंदर। कितने रूरल बैंक बनाए गए थे? 5। ध्यान से सुनिए, आरआरबी को हम ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। और ये ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुए थे। आरआरबी 1976 एक्ट के थ्रू 5 रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। 1976 एक्ट के थ्रू 5 रूरल बैंकों की स्थापना की गई थी।
और इसको रीजनल रूरल बैंक को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? एक्चुअल में जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, वो कोऑपरेटिव बैंक शहरों में पाए जाते थे। एक्चुअल में लोन चाहिए ग्रामीण लोगों को जो खेती करते हैं उनको, बट बैंक थे शहर के निकट। इस कारण लोग वहां तक जाकर के लोन लेने में असमर्थ थे। इस कारण ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी। नरसिम्हम ने ये सजेस्ट किया कि गांव के लोग जिनको एक्चुअल में लोन चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती, इसलिए गांव के अंदर ही बैंक की स्थापना की जाए। तो ये रीजनल रूरल बैंक के लिए नरसिम्हम कमेटी ने ही सजेस्ट किया था गांव के अंदर बैंकों की स्थापना की जाए, ताकि जो किसान लोग हैं जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड की जा सके। इट वाज ओपन टू ग्रांट लोन टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर लैंडलेस लेबर। ये किन किन को लोन देता है? स्मॉल फार्मर को भी देता है, मार्जिनल फार्मर को भी देता है, जिनके पास लैंड नहीं है उनको भी ये लोन प्रोवाइड करवाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक सारे बैंकों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एग्रीकल्चर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैंक जो आरआरबी है उसको स्टैब्लिश करने के लिए कितना कितना शेयर कौन कौन प्रोवाइड कराता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कैपिटल शेयर है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आरआरबी को चलाने के लिए चाहिए, उनमें से 50 रुपए या 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 35% स्पॉन्सर बैंक देता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आरआरबी में, ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैपिटल शेयर्स हैं आरआरबी को कंटिन्यू रखने के लिए, आरआरबी को स्टैब्लिश करने के लिए कि इसके कौन कौन कितना शेयर कंट्रीब्यूट करता है। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 35% स्पॉन्सर बैंक करते हैं और 15% स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें मोटे मोटे तौर पे बताया। ग्रामीण बैंक बोलते हैं इसको। 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश हुआ। इसके चेयरमैन का कमेटी के चेयरमैन जब ये बना था तो चेयरमैन थे नरसिम्हम एक कमेटी बनी थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया था नरसिम्हम नाम के इकोनॉमिस्ट ने कि ग्रामीण बैंक बनाया जाए। तो नरसिम्हम कमेटी के थ्रू आरआरबी बना और आरआरबी मार्जिनल स्मॉल फार्मर और जिनके पास जमीन नहीं है उनको लोन देता है। और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए या इसको कंटिन्यू रेगुलेट करने के लिए 50% शेयर गवर्नमेंट देती है, 35% स्पॉन्सर बैंक देते हैं और 15% स्टेट गवर्नमेंट देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका काम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ वीकर सेक्शन ऑन मनी लेंडर। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक आरआरबी स्टैब्लिश नहीं हुआ था उससे पहले गांव के लोग के लोन लेने के लिए किस पे डिपेंड थे? जो गांव में नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सोर्स थे उन पे डिपेंड थे। मैंने बताया फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, मनी लैंडलॉर्ड्स है, मनी लेंडर है। ये जो गांव में होते थे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लोन प्रोवाइड करवाते थे, उनके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। पर जब आरआरबी आया तो आरआरबी ने उन पे डिपेंड, जो लोन लेने वाले उन पे डिपेंड थे, उनकी डिपेंडेंसी को कम करके आरआरबी खुद लोन देने लग गया। तो जो मनी लेंडर वगैरह पे डिपेंड हुआ करते थे लोग, तो अब वो उन पे ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं क्योंकि आरआरबी स्टैब्लिश हो गया। आरआरबी कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाता। दूसरा, टू डेवलप रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है जब गांव के लोग लोन लेंगे तो क्रॉप को ग्रो करेंगे, बिजनेस करेंगे, लैंडलेस है वो बिजनेस करेंगे, तो वहाँ अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप होगी। फिर है टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर अंडरलाइड एक्टिविटीज। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एग्रीकल्चर के लिए भी देता है, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबर है उनको भी ये लोन प्रोवाइड करवाता है। टू एनकरेज विलेज आर्टिजन्स, इंडस्ट्रीज, कारपेंटर, क्राफ्टमैन्स एटसेट्रा, इन सबको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। टू मेक बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज इकोनॉमिकली बेटर बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेज।
गाँव के अंदर ब्रांचेज ओपन करके और जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरिया होते हैं उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाया जाता है आरआरबी के द्वारा टू एनकरेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल। गांव के लोगों के रहने सहने का जो तरीका है वो बदलता है, इम्प्रूव्ड होता है, अच्छा बनता है। पहले गांव के लोग बहुत मतलब पैसे नहीं थे तो अच्छे तरीके से नहीं रहते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छे मतलब खाना नहीं खा पाते थे। बट जब आरआरबी आया, लोन प्रोवाइड किया तो उन्होंने क्रॉप को ग्रो किया, बिजनेस किया, जिस कारण उनके पास अर्निंग हुई तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आ गया लीड बैंक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लीड बैंक? ये लीड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से समझना आप लोगों को। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका नाम भी पूछा कि लीड बैंक का दूसरा नाम क्या है। लीड बैंक का दूसरा नाम है डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन बैंक और डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन स्कीम। ध्यान से सुनिए कि लीड बैंक का दूसरा नाम है डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन बैंक और डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन स्कीम। अब ये कौन से लेवल पे पाया जाता है बैंक, कहाँ पे पाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाया जाता है ये बैंक, ये ध्यान रखिएगा। जो लीड बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाया जाता है, इसी कारण इसको डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन बैंक और डिस्ट्रिक्ट स्कीम बैंक भी बोलते हैं। अब ये लीड बैंक होता है क्या एक्चुअल में, कैसे बनाया जाता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। लीड बैंक है ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ था और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था और ये क्यों बनाया गया? एक्चुअल में क्या है कि बनाते कैसे, पहले ये समझ लेते हैं हम कि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जिस बैंक की अर्निंग होगी, जो जिसकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा फैली हुई होंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस बैंक को उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बनाया जाता है। लीड मतलब लीडर, लीडर बैंक होता है। जैसे कि लगभग देश के अंदर एसबीआई बैंक है वो सब जगह फैला हुआ है, इसकी एसबीआई की ब्रांचेज सब जगह बहुत ज्यादा है और इसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। इस कारण लगभग हर जगह एसबीआई ही लीड बैंक है। क्यों? क्योंकि इसकी अर्निंग ज्यादा है और इसकी ब्रांचेज भी सब जगह ज्यादा है। अब इसको रिकमेंड किया किसने किया था? इसके लिए कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। वो कमेटी थी एप के एप नरीमन कमेटी। एप के एप एक इकोनॉमिस्ट थे, एप के एप नरीमन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बैंक आते हैं उन बैंकों की कंट्रोलिंग करे, उन बैंकों का जो एक्टिविटी को मतलब सुपरवाइज करे, उन बैंकों की एक्टिविटी को कंट्रोल करे और जो बैंक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी सारी चीजों को सुपरवाइज करे। वो ऐसा बैंक बनना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया था एक नरीमन नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1969 में रिकमेंड किया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने। अब इसका काम क्या है? लीड बैंक बना दिया। मान लीजिए जिसकी ब्रांचेज ज्यादा, जिसकी अर्निंग ज्यादा, उस बैंक को उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना दिया। अब उस बैंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बैंक आते हो, चाहे एसबीआई बैंक आता हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक आता हो, यूनियन बैंक आता हो, यूनाइटेड बैंक आता हो, मतलब केनरा बैंक आता हो, कोई भी बैंक आता हो, वो सब उनके अंडर में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वो जिस उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो सब उसके अंडर में काम करते हैं, ये ध्यान रखिए। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वे एन एरिया फॉर डेवलपमेंट। ये सर्वे करवाता है जहाँ पे मतलब अपने बैंक होते हैं, जहाँ ब्रांच है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने बैंक होते हैं उन बैंकों से वो एरिया का सर्वे कराता है। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने जब क्लासिफिकेशन को क्रेडिट बताया था उसमें बेस्ड ऑन अप्रोच बताया था, उसमें आपको इंडिविजुअल अप्रोच, एरिया अप्रोच और डीआईआर अप्रोच बताया था। उसमें एरिया अप्रोच एक बताया था, उसमें एक्सप्लेन किया था एरिया अप्रोच कि जो लीड बैंक है वो एरिया की अप्रोच कराता है। मतलब कैसे अप्रोच कराता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक है उन बैंकों को ये ऑर्डर देता है कि आप जितने भी बैंक अपने एरिया में जितने वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, उस एरिया को आप नॉमिनेट कीजिए, उस एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग, और एरिया को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट हमें सबमिट करिए। तो उन एरिया को जो जो आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ के आसपास के बैंक और लीड बैंक को वो सबमिट करते हैं। लीड बैंक उनके लिए प्लान तैयार करता है, उनको लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, उनके इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी जो पुअर हैं उनको
पुअरिटी को रिमूव करने के लिए प्लान तैयार कराता है। तो कुल मिला के ये एरिया अप्रोच करने का काम भी करता है कि एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं, वहाँ के एरिया को सेलेक्ट करके हमें बताइए, लीड बैंक को बताइए। लीड बैंक उनके लिए डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाएगा। क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाएगा और वापस उन बैंकों को सजेस्ट करेगा कि ये प्लान बनाए, इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को लोन दिया जाए और इनकी लिविंग स्टैंडर्ड सुधारी जाए। तो ये रिकमेंड करता है एरिया अप्रोच। क्या करता है? रिकमेंड करता है एरिया अप्रोच। तो इसके सिंपल से 2-3 काम है। एक तो सर्वे कराता है डेवलपमेंट के लिए कि कहाँ कहाँ गरीब लोग हैं, कहाँ कहाँ गरीब लोग हैं वहाँ का ये सर्वे करवाता है। फिर उन सर्वे करने पर जो पुअर लोग होते हैं उन पुअर लोगों का डिस्ट्रिक्ट का क्रेडिट का, जो पुअर लोग हुए वहाँ पे जिस एरिया में, उनके लिए प्लान तैयार करता है और उस प्लान को वापस बैंकों को बोलता है कि इनको इम्प्लीमेंट कराइए और उस एरिया को क्या करिए? डेवलप करिएगा। तो ये इसके मेन काम है लीड बैंक के। फिर है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन किसे कहते हैं? कोऑपरेशन वर्ड है वो लेटिन वर्ड है, को प्लस ओपेरेरी से मिलके बना हुआ है। को मीन्स होता है टुगेदर, ओपेरेरी मीन्स होता है वर्किंग। ओपेरेरी मीन्स क्या होता है? वर्किंग। तो दोनों का मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर। दोनों का मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर। कि कोऑपरेशन लेटिन वर्ड है, को प्लस ओपेरेरी से मिलके बना हुआ है। को मीन्स होता है टुगेदर, ओपेरेरी मीन्स होता है वर्किंग। एक साथ मिलकर के काम करते हैं उसे कोऑपरेशन कहते हैं। कोऑपरेशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन, ह्यूबर्ग काल्वर्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेशन है एक वॉलंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कोई भी अपने इंटरेस्ट से आ सकता है और जा सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं होती है। अब इस कोऑपरेशन का मेन मोटो क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब एक सबके लिए काम करेगा, सब एक के लिए काम करेंगे, उसे हम कोऑपरेशन का मोटो ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। मैक्सिमा ऑफ कोऑपरेशन, मैक्सिमा 3 दिए हुए, बेटर फार्मिंग, बेटर बिजनेस और बेटर लिविंग। कौन कौन से मैक्सिमा है? बेटर फार्मिंग, बेटर बिजनेस और बेटर लिविंग। अब बेटर फार्मिंग कैसे होती है, बेटर बिजनेस कैसे करता है ये कोऑपरेशन, और बेटर लिविंग कैसे होती है ये हम समझेंगे। बेटर फार्मिंग समझिए सबसे पहले। देखिए कोऑपरेशन का काम क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो विलेज लेवल में होते हैं, जबकि सभी इनपुट्स हैं वो लगभग शहर में अवेलेबल होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी शहर से चीप रेट पे या रीजनेबल रेट पे परचेज करके किसानों को वो इनपुट प्रोवाइड करवाती है रीजनेबल प्राइस पे। और जो उनका इनपुट प्रोवाइड कराने के बाद वो क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप जब अच्छी होती है उस क्रॉप को वो मतलब सेलिंग का भी काम करते हैं। तो जो चीप रेट पे या रीजनेबल रेट पे उनको इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं तो उनकी फार्मिंग ऑटोमेटिक बेटर हो जाती है। अब किसान जाएगा मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट में जाके इनपुट्स परचेज करेगा, फिर उनको लेके आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसको बहुत सारे चार्ज लग जाते हैं जिस कारण उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, रिटर्न कम होते हैं, जिस कारण बेटर फार्मिंग नहीं होती। बट कोऑपरेटिव क्या करती है? वो रीजनेबल रेट पे परचेज करके रीजनेबल रेट पे ही किसान को प्रोवाइड करवाती है, जिस कारण उसको कॉस्ट कम पड़ती है, तो वो अर्निंग उसकी ज्यादा हो जाती है, इस कारण उसकी फार्मिंग बेटर होती है। फिर बेटर बिजनेस। अब बेटर बिजनेस बेटर फार्मिंग में ही बता दिया कि कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? इनपुट्स प्रोवाइड करवा रही है और रीजनेबल रेट पे जो फिर आउटपुट हुआ उसको सभी किसानों के आउटपुट को एक साथ कलेक्ट करके मार्केट में सेलिंग का भी काम करती है, रीजनेबल प्राइस पे उनको सेल करते हैं। तो मतलब इनपुट भी प्रोवाइड करा रहा है, कमोडिटी को सेल भी कर रहा है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो बेटर बिजनेस भी कर लेता है। फिर बेटर लिविंग, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। तो किसान को जब फार्मिंग अच्छी हो रही है और बेटर फार्मिंग बेटर बिजनेस हो रहा है, उनकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, जिस कारण किसान की अर्निंग होने के कारण किसान की लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है, रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका भी चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं और ये एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो इनको आप समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक और प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एंड वॉल्यूंटरी एसोसिएशन, ये पहला प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एंड वॉल्यूंटरी एसोसिएशन, सेकंड प्रिंसिपल्स
of democratic organization, third principle of service, fourth principle of self-help and mutual help, fifth principle of distribution of profits and surplus, sixth principle of political and religious neutrality, seven principle of education, eight principle of thrift, nine principle of publicity और last one है principle of honorary service। अब हम एक एक प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है ये प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, तो इनको समझिएगा। प्रिंसिपल्स ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, इसका मतलब है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन की एक कोऑपरेशन बनाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी किसी को प्रोहिबिशन या मतलब रोक टोक नहीं होती है कि कोई भी आ सकता है जब चाहे उनकी इच्छा हो और जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी बाधा नहीं होती है उनको, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती ना आने की ना जाने की, उसे प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक लीडर बनाया जाता है, लीडर को जितने और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके द्वारा वन मैन वन वोट दिया जाता है, एक आदमी के द्वारा एक वोट दिया जाता है और उसे इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट करके और उनको लीडर बनाया जाता है और लीडर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करता है, उसको रेगुलेट करता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं फार्मर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको परचेज करके लाते हैं, फिर उन इनपुट्स को फिर उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनके आउटपुट हुआ उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो इस तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, ये मैं ऑलरेडी बता दिया, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सबके लिए काम करता है, सब एक के लिए। जब खुद की हेल्प तभी होगी हम दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरे हमारी तब हेल्प करेंगे जब हम उनकी हेल्प करेंगे। तो मतलब यही बात हो गई है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस, देखिए इसमें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट होता है उसका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक्चुअल मान लीजिए कि आपको 100 रुपए उसमें प्रॉफिट हुआ है कोऑपरेशन में, तो ये 25% तो हम आप अपने फंड में स्टोर करके रख देते हैं कि 25% को तो आप मतलब उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। बचा हुआ 75% उसमें जितने मेंबर जिस हिसाब से उन्होंने मतलब शेयर्स दिए थे उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। मान लीजिए किसी ने 10% शेयर दिए थे, टोटल जिन कलेक्शन किया तो उसका 10% दिया, तो प्रॉफिट का 10% उसको मिल जाएगा। किसी ने 25% दिया तो उसको 25% से प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से वो मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस होता है, किसी भी कास्ट का आदमी किसी भी धर्म का आदमी इसके अंदर आकर के मेंबर बन सकता है कोऑपरेशन में। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती किसी कास्ट के से अकॉर्डिंग या किसी रिलीजियस के अकॉर्डिंग, और पॉलिटिकल बिल्कुल इंटरफेयर नहीं होता। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, जो गांव के लोग होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको मतलब एजुकेट किया जाता है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, कमोडिटी की कितने प्राइस पे इनपुट आने चाहिए, ये सब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि सेविंग्स इंक्रीज करना। एक्चुअल में क्या है कि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेशन के वो अपने खर्चे बहुत कम करते हैं और पैसों को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, उसे प्रिंसिपल्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एक्चुअल में क्या है कि वो किसानों का और अपना खुद का एडवर्टाइज करते हैं, जिससे कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और वो उसका मेंबर भी बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनरेरी सर्विस, ऑनरेरी सर्विस का मतलब है कि एक्चुअल में कोऑपरेशन में इतना ज़्यादा फंड नहीं होता है कि उनके मेंबर हैं, उनमें काम करने वाले सर्वेंट हैं, उनको सैलरी भी दी जा सके। अगर उनके पास इतना फंड नहीं है तो उनको फ्री में भी काम करना पड़ेगा, फ्रीली सर्विस देनी पड़ेगी। जो कोऑपरेशन में उनके मतलब मेंबर्स हैं या उनमें काम करने वाले लोग हैं उनको फ्रीली भी सर्विस देनी पड़ सकती है, उसे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनरेरी सर्विस कहते हैं।
ये कोऑपरेशन हो गया। फिर कोऑपरेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एक हम क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन वाली सोसाइटी बता रहे। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लोन देती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी स्टडी करते हैं। तो इनको दो तरह से बांटा गया है, 2 टायर सिस्टम और 3 टायर सिस्टम और 2 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दी जाती है, जबकि 2 टायर सिस्टम में सिर्फ अकेली लॉन्ग टर्म लोन दी जाती है। 3 टायर में कौन कौन देते हैं? एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो देते हैं, जो स्टेट लेवल पे पाए जाते हैं। ये मतलब डायरेक्ट किसान को या डायरेक्ट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को लोन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लोन प्रोवाइड कराते हैं। किसको लोन प्रोवाइड कराते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्ट इंडिविजुअल पर्सन या फार्मर को लोन नहीं प्रोवाइड कराते, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिन्हें पैक्स बोलते हैं, ये विलेज लेवल पे होती है, इसको प्रोवाइड करवाते हैं। और ये फिर किसानों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। तो ध्यान रखिएगा, काफी बार लोग गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये स्टेट लेवल पे होते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उसको लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ये पैक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। और हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो स्टेट बैंक और पैक्स के बीच का बैंक होता है, मतलब इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, पैक्स का और स्टेट बैंक का। और पैक्स है, ये विलेज लेवल पे होती है, ग्रास रूट लेवल पे होती है। ये किसानों को लोन रीजनेबल रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये क्रॉप लोन और मतलब जो फर्टिलाइजर लोन, इंसेक्टिसाइड लोन, जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन होती है, वही प्रोवाइड की जाती है। इधर आइए, 2 टायर सिस्टम में, 2 टायर सिस्टम में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड की जाती है। और लॉन्ग टर्म लोन एक स्टेट लेवल पे होती है और एक तालुक लेवल पे, तहसील लेवल पे होती है। स्टेट लेवल पे जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं। ये डायरेक्ट लोन फार्मर को नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, ये प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक को प्रोवाइड कराते हैं, जो तहसील लेवल पे होता है। और ये जो बैंक है किसान को लोन देने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। जो लैंड पे दी जाती है लोन, वो लॉन्ग टर्म लोन होती है। तो ध्यान रखिए, ये जो मैंने अभी बताया कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोन देने वाली सोसाइटी के बारे में बताया मैंने, क्रेडिट सोसाइटी उसके बारे में। फिर है सिंगल विंडो सिस्टम। अब सिंगल विंडो सिस्टम को भी बहुत अच्छे से समझिए। द सिंगल विंडो सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय मोहन कांडा कमेटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बैंक की तैयारी करने वाले वो लोग भी इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। मोहन कांडा नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में सजेस्ट किया कर, और ये सजेस्ट किया तो उन्होंने 1987 में आंध्र प्रदेश में। कब किया? आंध्र प्रदेश में। अब ये सिंगल विंडो होता क्या है? सिंगल विंडो का मतलब होता है एक ही जगह सारी सर्विस मिल जाए, सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाए, उसे सिंगल विंडो कहते हैं। जैसे आपने एक्सटेंशन में एटिक पढ़ा होगा, एटिक को सिंगल विंडो कहते थे। तो उसमें क्या था कि सारी किसान को कहीं हर डिपार्टमेंट में जाकर के घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सोइल टेस्टिंग के लिए सोइल डिपार्टमेंट में नहीं जाना उनको, और अगर मान लीजिए कोई डिजीज के बारे में पता करना है तो वो पैथोलॉजी में नहीं जाना उनको, कोई इंसेक्ट के बारे में, कोई फंजीसाइड के बारे में अगर उनको पता कराना है तो वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, एक जगह जाके जो एटिक है वहां जाकर के वो अपनी समस्या बता सकते हैं। एटिक वाले फिर डिपार्टमेंट में उसको सर्कुलेट करते, डिपार्टमेंट वाले उसको सोल्व करके वापस एटिक को देते। तो किसान को इधर उधर भगना नहीं पड़ता है, सारी फैसिलिटी एक जगह मिल जाती। वैसे ही कोऑपरेटिव में सिंगल विंडो होता है, जिसमें क्रेडिट की और मार्केटिंग की दोनों फैसिलिटीज एक ही जगह मिलती है, जिस कारण इसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कहाँ क्रेडिट की और कहाँ मार्केटिंग की फैसिलिटीज मिलती हैं, इनको समझ। बस अंतर इतना ही है कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल विंडो सिस्टम में। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली क्रेडिट देने का काम कर रही है, जबकि सिंगल विंडो है क्रेडिट के साथ साथ मार्केटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा रही है। तो आगे हम देखते हैं, ये देखिए सिंगल विंडो सिस्टम जो मोहन कांडा ने दिया। यहाँ पे देखिए क्रेडिट मिल रहा है और यहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है। क्रेडिट में 3 टायर्स हैं, मार्केटिंग में 2 टायर्स हैं। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश में मोहन कांडा ने सजेस्ट किया था, फिर ये धीरे धीरे सब जगह लागू हो गई है। तो मोहन कांडा ने क्या बताया कि क्रेडिट है वो 3 टायर से स्ट्रक्चर बताया।
कि जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये स्टेट लेवल पे पाया जाता है। इसके एप्कोबार्ड कहते हैं, एप्कोबार्ड। ये स्टेट लेवल पे बैंक होता है जो क्रेडिट देने का काम करता है। मैंने अभी बताया था ये डायरेक्ट किसान को लोन नहीं देता, ये डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक है उसको देता है। ये आंध्र प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उसको बोला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको डिस्कोबार्ड कहा। इसको लोन प्रोवाइड कराता है ये जो स्टेट पे बैंक था। और जो ये डिस्कोबार्ड है ये पैक्स को लोन देता है। इसमें उन्होंने चेंज नहीं किया, जो ग्रास रूट पे था वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में वैसा का वैसा सिंगल विंडो में इन्होंने रख दिया, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, ये ग्रास रूट लेवल पे आंध्र प्रदेश के लोगों को लोन देने का काम किया। फिर उधर दूसरी साइड में मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। जबकि मैंने आप लोगों को जब वाइवा में पूछा था तब इनमें डिफरेंस भी पूछा था, पर बताया नहीं किसी ने भी। तो ये दूसरी साइड में मार्केटिंग फैसिलिटीज है, जबकि क्रेडिट सोसाइटी के अंदर लॉन्ग टर्म लोन है। यहाँ पे तो सारी लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों ही दे रहा है। और यहाँ मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। मार्केटिंग फैसिलिटीज में सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये सेंट्रल पे मार्केटिंग फैसिलिटीज दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैं शायद गलत लिख रखा हूँ। यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, यहाँ पे गलत है प्लीज। आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये मार्केटिंग से रिलेटेड, इस कहानी से हम क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कह रहे हैं कि ये स्टेट लेवल पे होती है और मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है स्टेट लेवल पे। तो इसे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कह रहे हैं। और दूसरी है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। यहाँ पे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट दिया है, ये गलत है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन स्टेट लेवल पे। ये मतलब विलेज लेवल पे नहीं होती है, ये स्टेट लेवल पे मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्केटिंग फैसिलिटी। तो दोनों क्रेडिट और मार्केटिंग की एक जगह ही पूरी मतलब फैसिलिटीज मिल जाती है, एक जगह ही सारा काम हो जाता है, इसलिए इसे सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। मोहन कांडा ने। फिर लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये आदिवासी एरिया के अंदर पाया जाती है और लैम्स को रिकमेंड किया था बावा कमेटी ने। इसका ध्यान रखिएगा, बावा कमेटी ने लैम्स को रिकमेंड किया था। लैम्स की फुल फॉर्म क्या है, लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं। और ये बावा टीम या बावा कमेटी ने रिकमेंड किया था 1971 में। कब किया था, 1971 में। इसका मेन काम क्या होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे पाई जाती है, और इसका मेन काम होता है ट्राइबल्स लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। और ये आदिवासी एरिया के अंदर ये लैम्प्स पाया जाता है। ये इनका जो हम जनरल इनकम है इनकी, या फिर इनका शेयर्स है, वो गवर्नमेंट के साथ साथ जो मेंबर और इनके नॉन मेंबर होते हैं जो इनसे लोन लेते हैं, उनसे भी इनके मतलब कैपिटल शेयर्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो सिंपल ये, इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें पहला ये कि बावा कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था, 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे होता है, और ये आदिवासी एरिया में ही पाई जाती हैं और आदिवासी लोगों को लोन देने का काम करती हैं। और इसमें जो फंड कलेक्ट करते हैं वो वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है, और जो मेंबर है उसके उनके द्वारा भी दिया जाता है, और जो मेंबर नहीं है पर लोन लेते हैं उनके द्वारा भी इनमें फंड दिया जाता है। फार्मर सर्विस सोसाइटी, फार्मर सर्विस सोसाइटी भी 1971 में स्टैब्लिश हुई थी। ये सप्ताह और MFAL
के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी। शब्द का मतलब है स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, और MFAL का मतलब है मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर डेवलपमेंट एजेंसी। इनके थ्रू 1971 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये FSS फार्मर सर्विस सोसाइटी स्टार्ट की गई थी। FSS were established as a registered cooperative body which are working on the principle of cooperative। बिल्कुल रजिस्टर्ड होती है ये और कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स पे ये काम करती है। The main objective for establishing farmer service society is to provide all kind of loan to the weaker section। गरीब लोगों को ये सभी प्रकार की लोन प्रोवाइड करवाते हैं, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल आर्टिजन्स, इन सब को ये लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाई जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।